वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीके के बारे में, और तरीका होगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने का, लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने का, साथ ही साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करने का। बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे आप BA फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, किसी भी ईयर में हो, चाहे सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, किसी भी सेमेस्टर में आप हो या फिर इससे अधिक सेमेस्टर्स वाइज परीक्षाएं होती हैं, तो किसी भी आप BA में हैं या फिर अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका सामना आपको करना पड़ता है लिखावट के रूप में, मतलब अपने लिखने का प्रयोग करके आप अपने मनोभावों को, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं किसी प्रश्नों के उत्तर के रूप में। मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर लिखने में आपको बड़ी ही समस्या होती है, और इन प्रश्नों को कैसे याद किया जाए, आखिरकार अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे याद किए जाएं, लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम कैसे याद करें, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कैसे हमको कंठस्थ करना है, कैसे याद करना है, तो याद बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी मुद्दे पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, अर्थात ट्रिक्स के बारे में हम बताएंगे। और ट्रिक्स होगी आपकी एकदम बेसिक ट्रिक, देसी ट्रिक, घमासान ट्रिक के बारे में आज बात करेंगे। BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर तीनों ईयर के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के बाद में लाभान्वित हो सकेंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यह बात समझ लेना अति आवश्यक है कि आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हो, जिस भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, अगर आप में कोई भी पूछा जा रहा है, जैसे मान लेते हैं किसी में जो है 10 कुल मिलाकर के 10 प्रश्न पूछे जाने हैं जो कि यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय होंगे। अब 10 प्रश्नों में से केवल उनको 4 प्रश्न करने हैं, तो चाहे वो यूनिवर्सिटी वाले छात्र हों या फिर चाहे आपसे अति लघु उत्तरीय में 10 प्रश्न पूछता हो, 10 के 10 को करना होता है, या इसी प्रकार से आपको लघु उत्तरीय में आपको अथवा करके दिया होता है 5-5 प्रश्नों को, मतलब 10 प्रश्न दिए होते हैं, लेकिन उनमें से केवल करना कितने को होता है कि करना केवल 5 को ही होता है। इसी प्रकार से आपको दीर्घ उत्तरीय में 5 प्रश्न दिए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और 5 में से केवल और केवल जो होता है आपको 2 प्रश्नों को ही करना होता है। तो इन 2 प्रश्नों को आपको 500 शब्दों में करना होता है। तो इन्हीं सब प्रश्नों के ऊपर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ईयर में भी कहीं कहीं पर आपको अभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रश्न तो पूछा जा रहा है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी जहाँ पर ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जा रहा। हालांकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, इस पर भी जल्द ही एक वीडियो में बनाने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोगों को वह वीडियो चाहिए तो बताइए कि सर उस वीडियो पर जो है उस मतलब बहुविकल्पीय प्रश्नों को कैसे हल करें, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आपको याद कैसे करना होता है और किस प्रकार से हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझ करके अपने सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। इस मुद्दे पर उस वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में अभी आप बता देंगे। ओके, आज का वीडियो मेन फोकस होगा मेरा लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर, जिनको किसी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे अति लघु उत्तरीय को मैं बात करूं 50 शब्दों में आपको लिखना पड़ता है। लघु उत्तरीय को बात करें तो यहाँ पर आपको 200 शब्दों में इनको लिखना पड़ता है। इसी प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बात करें तो 500 शब्दों में आपको लिखना पड़ता है। तो 50 शब्द, 200 शब्द और 500 शब्द, ये ऐसा कॉम्बिनेशन आपसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं पे यह जो मुद्दा है, इसको हम पहले समझेंगे 50 वाले को हम कैसे हल करें। 50 वाले वह प्रश्न होते हैं जिनमें केवल सीधे सीधे आपकी परिभाषा वगैरह पूछ लेता है। परिभाषा पूछेगा, कारण पूछ सकता है आपसे, और निदान पूछ सकता है, कोई समस्या का निदान पूछ सकता है या समस्या का कारण पूछ सकता है। कोई भी जो है, आप जैसे मान लेते हैं ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में मृदा अपरदन की जो है आप बताइए, मृदा अपरदन की परिभाषा बताइए, या मृदा अपरदन के कारण बताइए। मृदा अपरदन से मिट्टी में क्या समस्याएं उत्पन्न रही उसको बताइए, समाज में क्या समस्याएं उत्पन्न रही उसको बताइए, सामाजिक समस्या क्या है इसमें बताइए, सोशियोलॉजी में घुस जाइए। या हिंदी में आपसे पूछ सकता है कि जो है किसी कवि का या अज्ञे जी का जो है आप जीवन पर, मतलब कि उनका जन्म और जो है जन्म स्थान लिखिए। या इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि कबीरदास के बारे में थोड़ा बताइए, कबीरदास की जो है दार्शनिक चिंतन पर प्रकाश डालिए। या इसी प्रकार से, मतलब ऐसे पूछेगा कि जो कि आपके 50 शब्दों में ही उसका कलेक्शन कर लें। या कबीर के किन्हीं 5 रचनाओं को लिखिए, मतलब 5 रचनाएं का है, आपसे पूछेगा कि तुलसी की किन्हीं 5 रचनाओं को लिखिए। हालांकि कबीर की दास के बारे में बात करें तो बीजक है उनका साखी शब्द रामायणी, साखी का अर्थ होता है साक्षी, शब्द का अर्थ होता है शब्द, और रामायणी का अर्थ होता है रामायण। हालांकि तो हिंदी में ऐसे प्रश्न पूछेगा। इसी प्रकार से और भी आपसे प्रश्न पूछ लेगा। तो कुल मिलाकर के मैं अगर एक मुद्दे में एक साक्ष्य के रूप में आपको एक सही तरीके से अगर समझाना चाहूँ तो मैं एक शब्द में इसको कहना चाहूँगा
कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनमें क्या क्या पूछे जाते हैं, या तो कारण पूछा जाएगा, या तो परिणाम पूछा जाएगा, या तो प्रभाव पूछा जाएगा, या तो परिभाषा, या तो उसका अर्थ, या फिर जन्मस्थान, या फिर हिंदी में पूछा जाएगा। तो ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना, सीधे सीधे इसको तो आपको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो 2 से 3 बार अगर इन प्रश्नों को आप पढ़ लेंगे तो बड़े आसानी से ये प्रश्न कर लेंगे। इनको आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। 50 शब्द कोई ज़रूरी नहीं कि 50 शब्द दिया हो तो पूरा का पूरा 50 शब्द में ही आपको लिखना, ऐसा नहीं है। लगभग वहाँ पर लिखा होता है कि जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पर लगभग जो है आप कितने शब्दों में लिखेंगे, तो लगभग जो है 50 शब्दों में लिखना होता है। तो इसमें घबराना आवश्यक नहीं है। 50 शब्द से अगर 55 हो जाता तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 45 ही बचता तो भी कोई आवश्यकता नहीं चिंता करने की, ठीक है। तो उसमें आप जो है अगर मान लेते हैं अभी पूछ लेगा कि अज्ञे जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो अज्ञे जी के बारे में बताएंगे कि हाँ जो है नवीन गीतकार, स्वच्छंद भाव से कविता करने वाले अज्ञे जी का जन्म जो हुआ था इस सन में हुआ था, इस दिन को हुआ था, इसको आप बता देंगे। तो कुल मिलाकर के जितने भी शब्द 20 शब्द 25 शब्द बनते हैं उतना लिख देंगे। कोई उसमें ज़्यादा नहीं कि हाँ अगर जन्म पूछा गया तो कैसे 50 शब्द आप बनाएंगे, तो उसमें आवश्यकता नहीं आपको 50 शब्द फर्जी बनाने के। आप जो पूछा गया सटीकता पे उत्तर के अपने पथ पर ही रहिएगा। ओके, साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे हल करते हैं इसको भी हम बात कर दें आपको कि लघु उत्तरीय प्रश्नों को कैसे डील करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में एक बात मैं बताऊं तो यहाँ पर आपसे कारण पूछेगा, और कारण के जो है मान ली पूछा गया कि जो है सामाजिक समस्या के कारण बताइए, सामाजिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, या फिर पूछ लिया गया निर्धनता के कारण को बताइए, केवल यहाँ पर कारण पूछेगा, या परिणाम पूछेगा, या निर्धनता की परिभाषा दीजिए और साथ ही साथ उसके कारणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पर मान लेते कारण पूछ लिया गया तो कारण में आप 4-5 मुद्दा याद रखिए। कभी भी किसी भी क्वेश्चन का कारण पूछा जाए तो उसमें आप हेडिंग बना लीजिए, जैसे कि 5 हेडिंग इसमें बना लीजिए। पहला आप लिख देंगे क्या, सामाजिक कारण, सामाजिक कारण। दूसरा आप लिख दीजिए राजनीतिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण लिख दीजिए। तीसरा आप लिख देंगे मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिख देंगे, तीसरा जो है आप लिख देंगे धार्मिक कारण, क्योंकि भारत में जो है धर्म एक प्रकार से बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो धार्मिक कारण आप लिख देंगे। और आप लिख देंगे अगला है सांस्कृतिक कारण, और उसके बाद में आप 5वां लिख देंगे आर्थिक कारक। अब इसी में मैं बताना चाहूँ अगर आपसे जो है दीर्घ उत्तरीय में किसी चीज़ का कारण पूछ ले और कारणों पर विस्तार से चर्चा करने की पूछ ले तो आप यहीं पर यहाँ पर लगभग जो है और 5-6 बना देंगे। सांस्कृतिक के बाद में धार्मिक हो गया, सामाजिक हो गया, यहाँ पर आप देखें राजनीतिक भी हो गया आपका, अब आर्थिक भी हो गया। अब यहाँ पर बच रहा आपका कौन सा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण हो गया। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों ऐतिहासिक कारण के बाद में आप यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक कारक कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक। अब ये सब कारण के होते हैं। इसी प्रकार से आप सामाजिक सांस्कृतिक कारक में एक प्रकार से आप और भी अगर बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर धार्मिक कारण हो ही गया, राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, ऐतिहासिक हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया। यहाँ पर आप एक अगर और बढ़ाना चाहें तो दार्शनिक कारक कर सकते हैं, दार्शनिक कारक। अगर एक और बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ पर भौगोलिक कारक या प्रादेशिक कारक भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कुल मिलाकर के अगर कारण किसी चीज़ का पूछा जाए तो यहाँ पर आप कारण में लेकर के इतने ही मुद्दों को हर एक प्रश्नों में लिखने का प्रयास करेंगे। अब चूंकि ये कारक जो होते हैं कि जो कारण होते हैं कहीं ना कहीं पे सामाजिक कारण में आप समाज के से जो वह जिसे मान लेते हैं किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ पूछा गया कि जो है इसका कारण बताइए, तो इसमें समाज के द्वारा उसको बढ़ावा कैसे मिला उसके बारे में आपको सामाजिक कारण के अंतर्गत बता देना है। इसी प्रकार से राजनीतिक कारक में आपको जो राजनीति के क्षेत्र से उस पर प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में बता देना है। धार्मिक कारण में आपको धर्म से, और सांस्कृतिक में संस्कृति से, आर्थिक कारक में अर्थ से यानी रुपए पैसे से, ऐतिहासिक में उसका इतिहास कैसा रहा उसके बारे में, मनोवैज्ञानिक मतलब उसके विचारधारा मनोविज्ञान कैसा था उसमें, ठीक। इसी प्रकार दार्शनिक में विचारधारा कैसी थी, साथ ही साथ भौगोलिक कारक में वहाँ की जो है स्थिति कैसी है, और एक प्रकार से आप जो है पर्यावरणीय कारण भी आप कभी न कहीं पे जैसे कि आप भूगोल में हो तो पर्यावरणीय कारण, वातावरणीय कारण आप भी लिख सकते हैं बड़े आसानी से।
तो ये थे मुश्किल से आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों में हल करने के लिए। आपको ऐसे प्रश्न वहाँ पर देखने को मिलेंगे जिनमें आपको कारण एकाध ना एकाध कारण पूछेगा, और एकाध में आपको क्या पूछेगा, आपसे अंतर पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा मेरे प्यारे दोस्तों? अंतर पूछेगा। तो अंतर को करने के लिए आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए बस। एक अगर मान लेते किसी संस्था और समिति में अंतर पूछ लिया गया, तो आपको पता है कि हाँ संस्था क्या होती है। अगर संस्था पता है तो समिति आप आसानी से, बड़े आसानी से कर सकते हैं। संस्था आप बता सकते हैं कि हाँ विद्यालय भी एक संस्था होती है, सारे परिवार भी एक संस्था होती है। ठीक इसी प्रकार से समिति एक निश्चित उद्देश्य के लिए होती है। संस्था का कोई निश्चित उद्देश्य तो होता है, लेकिन संस्था जो होती है एक प्रकार से क्या होती है, एक व्यवस्था होती है, एक प्रक्रिया होती है। लेकिन समिति जो होती है, तो संस्था आप बता सकते हैं संस्था क्या होती है, अमूर्त होती है। संस्था क्या होती है, अमूर्त होती है। समिति क्या होती है, मूर्त होती है। समिति के सदस्यों के द्वारा जो क्रिया अपनाई जाती है उसी को हम संस्था कहते हैं। एक कुल मिलाकर के यहाँ पर आप ऐसे बता सकते हो। तो एक अंतर लघु उत्तरीय में आपसे पूछा जाएगा, 200 प्रश्न आपके इसमें डील हो जाएंगे। आप सामाजिक कारक में आप बड़े आसानी से हेडिंग बना लेंगे, सामाजिक कारण यानी सोशल रीजन आप लिख देंगे, उसके बाद में हेडिंग डाल देंगे, और यहाँ पर 5 हेडिंग में आपका हो जाएगा 200 शब्द। 5 हेडिंग देखिए कैसे, अब 5 हेडिंग डाल देंगे। अब इसमें जो है 50 शब्द आप लिख देंगे बड़े आसानी से। 50 शब्द सामाजिक कारण में लिख देंगे कि समाज में रूढ़िवादिता है, समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, समाज के प्रभाव के कारण से ऐसा हुआ, इस कारण से समाज कहीं ना कहीं पे इसको बढ़ावा देने के लिए तत्पर हमेशा रहता है। तो ऐसे आप बता सकते सामाजिक कारक में। राजनीतिक कारक में भी 50 शब्द आसानी से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 50 शब्द इस सब में लिख देंगे तो आपका जो है कारण से संबंधित मुद्दा समाप्त हो जाएगा। परिभाषा पूछे तो परिभाषा में आपको करना क्या है, परिभाषा किसी भी चीज़ के पूछे तो आपको एकाध जो है विद्वान की परिभाषा को याद कर लेना है। बाकी परिभाषाओं को, विद्वानों के नाम को आपको याद करना है, उसी में जो है मर्ज कर देना है। जैसे कि एग्जैक्ट नहीं पता होता कि जो है जो विद्वान है उन्होंने क्या परिभाषा दी है, उन्होंने अंग्रेजी में परिभाषा दी होती है, उसका हिंदी रूपांतरण हम लोगों के समक्ष पहुंचता है। तो आप अगर अपनी भाषा में भी उसको समझ लेते हैं, जो वहाँ पर कथन कहे गए हैं, उन कथनों को अगर आप समझ लेते हैं सही तरीके से, और समझ करके अपनी भाषा में अगर उस कथन को लिख देते हैं, और लिख देते हैं कि हाँ गिलबर्ट जो है के अनुसार, या फिर आप लिख सकते हैं मैकाइवर पेज के अनुसार, या फिर आप जो बता दीजिए कि समनर के अनुसार, जो है स्पेंसर के अनुसार, इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स के अनुसार, मैक्स वेबर के अनुसार, तो ऐसे आप आसानी से बता सकते हैं कि इनके जो है चतुर्सेन शास्त्री के अनुसार, या फिर आप आचार्य शुक्ला जी के अनुसार, नागेंद्र जी के अनुसार। इसी प्रकार से आप बड़े ही आसानी से बड़े ही मुद्दों को, बड़े बड़े मुद्दों को आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप परिभाषा, तो 2-3 जो है आपको विद्वानों के नाम उस विषय से, उस टॉपिक से रिलेटेड पता होने चाहिए। उनके नामों जो उन्होंने कहा है उसको समझ लो बस, और उसको अपनी भाषा में लिख दो। और उसके बाद में उपर्युक्त विवेचन के आधार पर या उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम इस मुद्दे पर पहुँचे हैं और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हम इस प्रकार की परिभाषा को देने योग्य हो जाते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा जो होगी इस प्रकार से कुछ हम लिख सकते हैं। अब उसको अपने हिसाब से, मतलब परिभाषा फिर अपनी भाषा में, उसको जितने भी लोगों ने बताया है उन सभी लोगों के बताए हुए थोड़े थोड़े पॉइंटों को सबसे काट करके और एक लंबी चौड़ी परिभाषा अपने अनुसार, खुद के अनुसार बतानी है। इससे एग्जामिनर प्रसन्न होता है, प्रभावित होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने बात भी करी, तो हमने बात करी यूनिवर्सिटीज़ के अध्यापक से, हमने बात करी कॉलेज में। तो बहुत सारे अध्यापक जो सरकारी कॉलेज होते हैं, उन जो कॉपी चेक करने जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के जो अध्यापक होते हैं, तो उन्होंने बताया कि जब जो बच्चा होता है एक प्रकार से अपने द्वारा जो मतलब कुछ नया करता है, बुक में जो लिखा है उससे नहीं मतलब है, जो बच्चा अपने खुद के द्वारा, खुद के अनुभव के द्वारा अगर कोई प्रश्न लिखता है तो उसको नंबर मैं अधिक मात्रा में देता हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। साथ ही साथ आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपसे जैसे 2 प्रश्न, 5 प्रश्न है या 10 प्रश्न दिएगा, तो 10 प्रश्न में से लगभग जो है 3-4 प्रश्न आपके सीधे सीधे दे देगा। क्या, किससे, जो है किसी मुद्दे को, सामाजिक, उसको कारण और प्रभाव को, कारण और प्रभाव से रिलेटेड प्रश्न अधिक मात्रा में पूछे जाएंगे। और परिभाषा, जैसे मान लेते हैं आपसे पूछा गया भूगोल के बारे में कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा दीजिए तथा आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, ये आपसे दीर्घ उत्तरीय में पूछ लिया गया। तो आर्थिक भूगोल की परिभाषा आप बड़े आसानी से विभिन्न विद्वानों के अनुसार दे सकते हैं, उसमें कोई आपकी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो आप बड़े आसानी से इस मुद्दे को समझा सकते हैं। आप किसी भी मुद्दे में लिखना चाहें, अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में अगर आर्थिक जो है परिभाषा देंगे, परिभाषा में ये भी लिख देंगे कि इसके लिए विभिन्न कारक उत्तरदायी है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक। अब इसमें इतना लिखते चले जाए भैया, चाहे जितना लिखना हो, आपसे 5 शब्द कहे, 1000 शब्द कहे, आप इसमें बड़े आसानी से लिख सकते हैं। सामाजिक कारक में भी आप तमाम सारे कारक बता सकते हैं। सामाजिक कारक में बताना चाहूँ आपको, सामाजिक कारक में कई कारक आप बता सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं सामाजिक कारक में आप क्या बताना चाहेंगे, सामाजिक कारक में आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि रूढ़िवादिता क्या,
रूढ़वादिता, आप यहाँ सीधे सीधे रूढ़वादिता विचारधारा। उसके बाद में जो है आप बता सकते हैं कि पिछड़ा हुआ समाज, पिछड़ा समाज, ओके, पिछड़ा समाज बता सकते हैं। और असामाजिक कारक में और भी बता सकते हैं कि जो है वर्ग संघर्ष, समाज में वर्ग संघर्ष, जाति व्यवस्था, उसके बाद में धार्मिक वाद मतलब धर्मवाद, उसके बाद में आप बता सकते हैं क्षेत्रवाद की समस्या। तमाम सारे जो ये कारक होते हैं, सामाजिक कारक होते हैं। गरीबी इसी में होती, गरीबी, ठीक, ये निर्धनता भी यहाँ पर लिख सकते हैं बड़े आसानी से। तो इस प्रकार से सामाजिक कारक में ये सारी हेडिंग आप बड़े बड़े उत्तरों में लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा आपको, इससे बड़े ही आसानी से आप हेडिंग भी आपकी पूरी हो जाएगी और साथ ही साथ आप लिख भी लेंगे। तो ऐसे मुद्दे को, इस प्रकार के प्रश्नों को, कितने भी लंबे लंबे प्रश्न हो, आपसे 1000 शब्द में लिखने को बोले, 1500 शब्दों में लिखने को बोले, कोई निबंध लिखने को बोले, आप बड़े आसानी से इस ट्रिक को फॉलो करिए। यहाँ पर कोई भी मुद्दा पूछे, आप उसमें इन कारणों का जिक्र करना आवश्यक समझिए, क्योंकि कोई भी मुद्दे को अगर आपको लिखना है, किसी मुद्दे को आपको डील करना होता है, तो सबसे पहली बात मेरे प्यारे दोस्तों यह होती है उसमें कि आपको वह जानना कि वह आखिरकार क्यों हुआ। तो 3-4 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहली बात, अगर कोई मुद्दा आपसे एग्जाम में पूछा गया, बड़े ही ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी ही ध्यान से सारे मुद्दे को समझने का आप प्रयास करेंगे। और समझने का प्रयास ऐसे करेंगे जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ आपको, पहला मुद्दा यहाँ पर मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो पहला आप बड़े आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, पहला तो कोई मुद्दा हुआ तो मुद्दा क्यों हुआ, तो पहला आपका जो है जवाब, थोड़ा 1 मिनट इधर खड़े होकर मैं बता दे रहा हूँ। देखिए पहला मुद्दा यहाँ पर ये होता है, क्यों आप ढूंढिए। अब क्यों में आप क्या करते हैं, कारण, क्यों में आप कारण को ढूंढते हैं। अब कारण में आप मुद्दे को किसको लिखेंगे, इन सारे मुद्दों को आप आसानी से लिख सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अगर केवल कारण पूछा गया लघु उत्तरीय में तो आप आसानी से लिख सकते हैं। प्रभाव पूछा जाए तो भी आप सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, ऐतिहासिक प्रभाव, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्यों का आपको कारण बताना है। सबसे पहले बात, कोई प्रश्न पूछा जाए तो यह प्रश्न हमसे क्यों पूछा जा रहा है, इसका कारण क्या है और इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है, तो इसको भी जान लेना आवश्यक है। अब उसमें देखो उद्देश्य क्या है, उसका कारण क्या है, क्यों आखिरकार यह प्रश्न पूछ रहा है, और वह प्रश्न बना तो कैसे बना, क्यों बना वह प्रश्न। तो जब क्यों बना प्रश्न तो उसके लिए आपको कारण को लिखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है उसको कारण लिखिए। पहले मुख्य भाग में से जब जो है आप परीक्षा में लिखने लगे उत्तर, तो एक मुख्य भाग लिखिए, मुख्य भाग, और दूसरा क्या होता है, पहला आपका प्रस्तावना, मतलब कि प्रस्तावना में आपका जो है उसके बारे में जो कि एक प्रकार से इंट्रो। जैसे आपसे पूछा गया कि मान लेते हैं कि आपसे पूछा गया भौतिक भूगोल, मान लेते हैं निर्धनता मान लेते हैं, या फिर घरेलू हिंसा मान लो, या दहेज प्रथा मान लो, कुछ भी मान लो, मान लेते निर्धनता मान लिया हमने। अब निर्धनता पूछ लिया तो निर्धनता क्या होती है, तो सबसे पहले निर्धनता के बारे में नहीं पूछा कि निर्धनता की परिभाषा दीजिए, लेकिन पूछा गया कि निर्धनता, भारत में निर्धनता की स्थिति का वर्णन कीजिए, साथ ही साथ भारत में निर्धनता के निवारण हेतु कौन कौन से उपाय वर्तमान में प्रासंगिक है इसके बारे में विवेचना कीजिए। ऐसे प्रश्न पूछ लिया। मान लेते हैं, हालांकि यह प्रश्न बहुत उच्च लेवल का है, लेकिन मान लेते हैं पूछ लिया गया। अब उसमें आप पहले तो जो है निर्धनता की परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उसमें निर्धनता की परिभाषा लिखेंगे कि हाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को कि मूर्खतापूर्ण व्यय है, या फिर उनके आय के साधन कम है, आय कम हो रही है और खर्चा ज़्यादा है, या मूर्खतापूर्ण व्यय है, या इसी प्रकार से कोई भी मुद्दा होता है तो उसको आप बड़े ही आसानी से सारी चीज़ों को समझा सकते हैं और बड़े ही आसानी से मुद्दों को पकड़ सकते हैं। सबसे पहले आप क्या समझाएंगे, निर्धनता की परिभाषा लिख देंगे वहाँ पर अपने, मतलब एक आध विद्वान के अनुसार और अपने अनुसार। उसके बाद में तो मुख्य भाग में फिर आएंगे निर्धनता की प्रासंगिकता पर आप वर्णन करें। प्रासंगिकता मतलब कि आप जो है इस समय निर्धनता के जो उपाय किए जा रहे हैं वो सही तरीके से समाज पर लागू हो रहे हैं या नहीं लागू हो रहे हैं, इसको आपको बता देना है। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं पर ये चीज़ें आप बता सकते हैं। अब मुख्य भाग में आप कारण भी बताएंगे कि हाँ निर्धनता के जो है मुख्य कारण है भारत में जो कि उत्तरदायी है, तो इन कारणों को आप बता देंगे। प्रभाव, तो निर्धनता के प्रभाव में आप लिखेंगे तो सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, ये प्रभाव हो गए। उसके बाद में इसके जो है निवारण हेतु उपयोग, तो कुछ सामाजिक उपयोग मतलब कि जो है सामाजिक निदान होंगे, समाज के द्वारा कोई निदान किए जाएंगे, कुछ राजनीति के द्वारा निदान किए जाएंगे, मतलब कि इस राजनीति के लोगों के द्वारा जब तक हस्तक्षेप नहीं होगा तो निर्धनता नहीं समाप्त होगी। इसी प्रकार समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, राजनीति के लोगों को, धर्म के लोगों को, संस्कृति के लोगों को, मतलब कि जो आर्थिक पक्ष वाले निर्मला सीतारमण वगैरह जो भी सरकार में है
वह कहीं ना कहीं पे आर्थिक पक्ष से संबंधित है, तो ये इनको भी आपको देखना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि इतिहास में आखिरकार जब ऐसी समस्या आई थी तो इतिहास में लोगों ने कैसे इसका निदान किया था। इसको ऐतिहासिक मुद्दों में आप समाहित कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक। इसी प्रकार से दार्शनिक कोई विचारधारा किन्होंने दी है उसके अनुसार हम कैसे मुद्दे को समझ सकते हैं। तो बड़े ही आसानी से आप कोई भी प्रश्न पूछा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, आप केवल और केवल इन्हीं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ऐसे मुद्दों को लिख देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं उत्तर कोई आपका गलत नहीं काट सकता और बड़े आसानी से आप अच्छे से अच्छा नंबर पाएंगे। आप प्रश्नों को नहीं भी जानते हैं, आपने केवल एक बार प्रश्न को पढ़ा है और एक बार पढ़ने के बाद अगर आप गए एग्जाम में, अगर कुछ नहीं पता तो इन मुद्दों को लिख दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपको अगर 10 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, 8 नंबर कोई नहीं छीन सकता, या मैं दावे के साथ कहता हूं 8 नंबर कोई यहां से आपसे नहीं ले सकता। बड़े आसानी तो पहले बात आपको क्यों प्रश्नों में मिलेगा। दूसरा प्रश्न पूछे जाने का फैक्टर यह होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आखिरकार जो है वह क्या है। तो जो मुद्दा पूछा गया निर्धनता, इसे निर्धनता क्यों आई, निर्धनता क्या है, निर्धनता के उपाय क्या है। देखिए उपाय पूछेगा, उपाय या निदान आपसे जो भी पूछ ले तो ये एक ही में होता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं पे समाज के द्वारा निदान किया सकता है, राजनीति के द्वारा क्या है, तो आप परिभाषा, इसमें आप बड़े आसानी से परिभाषा और अर्थ बता सकते हैं। ठीक, अब क्यों, तो क्यों में भी कारण। अब इसके परिणाम क्या क्या होते हैं, ठीक भाई, उसके परिणाम क्या समाज पर पड़ रहे हैं। तो परिणाम में आप देखेंगे सामाजिक परिणाम क्या है, मतलब कि समाज पर क्या प्रभाव, या परिणाम के स्थान पर आप जो है प्रभाव भी पूछ ले तो आप प्रभाव भी बड़े आसानी बता सकते हैं। तो आपसे चाहे पूछे तो कैसे प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, इन सभी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसके कारण से, तो इन सभी मुद्दों को आप बड़े ही आसानी से समझा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे और भी विस्तार से कुछ ही मुद्दे को बताने की आवश्यकता है, आप बड़े ही आसानी से इन मुद्दों को समझ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को एक बार से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और इस प्रकार की अगर और वीडियो आपको कॉन्सेप्ट वाली चाहिए तो आप हमको आप बता दीजिए कि हाँ सर हमको इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती है, और इस प्रकार के डाउट्स आप क्लियर करिए। जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिखिए मेरे प्यारे दोस्तों, उस पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। कौन सा मुद्दा आपको कठिन लगता है इन सभी मुद्दों पर आप बताने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।